हेलो फ्रेंड्स, मैं पीसी साहू आप सभी को स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल माइनिंग लेजिस्लेशन बाय पीसी साहू में। दोस्तों, आज का जो एमसीक्यू सेट है ये सभी डीजीएमएस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। तो जो लोग 2025 का सीबीटी एग्ज़ाम अप्लाई किए हैं और उसका तैयारी कर रहे हैं, वो लोग ज़रूर वीडियो को एंड तक देखें। और इसमें हम लोग जितना भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को सॉल्व करने को कोशिश करेंगे, उसमें जैसे मैं बोलता हूँ कि एक क्वेश्चन से 2-4 क्वेश्चन निकाल सकते हैं, तो उसी अंदाज से ही इस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे और उसका रिलेटेड क्वेश्चंस क्या हो सकता है उसके बारे में भी बात करेंगे। और जितना भी एमसीक्यू डिस्कस करेंगे उसका करेक्ट आंसर को भी आइडेंटिफाई करेंगे। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। जो लोग नया है सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपना फ्रेंड सर्कल में भी वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। फास्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। फास्ट क्वेश्चन आज का एमसीक्यू सेट का, नोटिस ऑफ डिजीज टू बी सेंड बाय ओनर एजेंट और मैनेजर टू डैश विदिन डैश डेज ऑफ हिज बीइंग इन्फॉर्म्ड ऑफ द डिजीज। ये पूछ रहा है कि अगर माइंस में कि कोई भी एम्प्लॉई कोई नोटिफाइड डिजीज में अगर आक्रांत है, अफेक्टेड है, तो हम किसको नोटिस भेजेंगे और कितने दिन के अंदर नोटिस भेजेंगे। तो दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि जो नोटिस ऑफ डिजीज हमारा रेगुलेशन 10 में इसका प्रोविज़न दिया गया है। तो रेगुलेशन 10 के मुताबिक ये क्वेश्चन जो आया है रेगुलेशन 10 से ही आया है कि किसको हम लोग नोटिस देंगे अगर हमारा कोई एम्प्लॉय को कोई भी नोटिफाइड डिजीज में अफेक्टेड हो गया, तो उसको हम लोग जो नोटिस भेजते हैं किसको भेजते हैं और कितने दिन के अंदर भेजते हैं। ऑप्शंस क्या क्या है? CIM, RIM, DM एंड 3 डेज। ऑप्शन बी बोल रहा है CIM, RIM, DM एंड 2 डेज। CIM, RIM 3 डेज, CIM ओनली 3 डेज। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, CIM, RIM, DM 3 डेज। यानी कि अगर हमारा माइंस का किसी भी एम्प्लॉई कोई भी नोटिफाइड डिजीज, जैसे आप लोग जानते हैं हमारा नोटिफाइड डिजीज कितना है, टोटल 8 है। तो इस उसी 8 जो नोटिफाइड डिजीज है, उसी में से किसी एक भी डिजीज में अगर हमारा एम्प्लॉई अफेक्टेड होता है, तो जब भी ओनर एजेंट या मैनेजर उनके पास ये खबर पहुंचता है कि आपका कोई भी एक एम्प्लॉई इस जो 8 नोटिफाइड डिजीज में से किसी भी एक डिजीज में अफेक्टेड है, तो जब भी वो इन्फॉर्म्ड हो गए, उनके पास खबर पहुंचेगा, इन्फॉर्म्ड होने का 3 दिन के अंदर CIM को, RIM को और DM को। CIM RIM तो आप जानते हैं, CIM हो गया चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, जो कि DGMS धानबाद में बैठते हैं। RIM हो गया रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, जिसी रीजन के अंडर वो माइंस आता है। जैसे रीजनल ऑफिस काफ़ी सारे हैं, अलग अलग माइंस का रीजनल ऑफिस अलग अलग है। और अभी हाल ही में 2024 में रीजन भी चेंज हुआ है। तो जो रीजन के अंडर में वो माइंस सिचुएटेड है, उसी रीजन का जो जो हेड होंगे, जो DMS होंगे, DMS डायरेक्टर ऑफ माइन सेफ्टी, वही है RIM। तो CIM को, यानी कि जो धानबाद में बैठते हैं हमारा चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस DGMS, उनको, रीजनल ऑफिस का जो हेड है जो DMS है उनको, और DM यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को 3 दिन के अंदर नोटिस भेजा जाता है। और ये कौन सा फॉर्म में भेजा जाता है? फॉर्म 5 में। फॉर्म 5 में, फॉर्म 5, फॉर्म बी जो लिखते हैं रोमान लेटर में, फॉर्म 5 में भेजा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
faulty way of lifting and handling heavy objects is an example of dash। कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट को हम अगर इनकरेक्ट वे में लिफ्ट करते हैं, उठाते हैं या उसका हैंडलिंग करते हैं, ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, किस टाइप का हजार्ड है ये? बायोलॉजिकल हजार्ड, केमिकल हजार्ड, एर्गोनॉमिकल हजार्ड, नॉइज हजार्ड। तो दोस्तों ये तो बहुत ईजी है, क्योंकि इसी टाइप का काफ़ी सारा एमसीक्यू हम पहले भी कर चुके हैं। और एर्गोनॉमिक्स क्या है, एर्गोनॉमिक हजार्ड क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस भी काफ़ी बार कर चुके हैं। तो इसका सही आंसर होगा एर्गोनॉमिकल हजार्ड। एर्गोनॉमिकल हजार्ड का मतलब, एर्गोनॉमिक्स का मतलब ही वही होता है कि हमारा बॉडी पोस्चर, हमारा हम कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे चीज़ों को हम लोग पकड़ के हैंडलिंग करते हैं, यानी कि हमारा पोस्चर, हमारा जो बॉडी का पोस्चर के वजह से अगर कोई इंजरी होता है, मतलब वो बॉडी का पोस्चर रिलेटेड जो चीज़ों को एर्गोनॉमिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो बॉडी का पोस्चर की वजह से अगर कोई हजार्ड क्रिएट होता है उसको बोलते हैं एर्गोनॉमिकल हजार्ड। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो बोल रहा है, कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट को हम अगर इनकरेक्ट मेथड में उसको उठाएंगे, लिफ्टिंग करेंगे, तो आपका बैक पेन तो ज़रूर होगा। तो ये जो हजार्ड है ये एर्गोनॉमिकल हजार्ड कैटेगरी में आता है। बायोलॉजिकल हजार्ड मतलब जैसे किसी को स्नेक बाइट वगैरह, किसी को सांप काट लिया, अगर हम हाउसकीपिंग प्रॉपर नहीं रखेंगे तो सांप बिच्छू ये सब रहेंगे। तो इस टाइप का जो हजार्ड है वो बायोलॉजिकल हजार्ड में आता है। केमिकल हजार्ड तो बहुत सिंपल जानते हैं हम लोग, जो जैसे लैबोरेटरी हो गया, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिस हो गया, वहाँ पे हम लोग जो केमिकल यूज करते हैं, केमिकल अगर आप कुछ कुछ केमिकल्स होते हैं डायरेक्ट स्किन के कांटेक्ट में आने से इरिटेशन होने लगता है या फिर जल जाए भी जाता है, वो वेरी करता है केमिकल टू केमिकल, सबका जो इनहेरेंट प्रॉपर्टीज अलग अलग रहता है। तो उसके वजह से अगर कोई हजार्ड क्रिएट होता है, कोई एक्सीडेंट होने का पॉसिबिलिटी रहता है, तो उसको केमिकल हजार्ड के कैटेगरी में आता है। और एर्गोनॉमिकल हजार्ड तो अभी डिस्कस किए हम लोग कि हमारा बॉडी पोस्चर के वजह से जो भी हजार्ड क्रिएट होता है उसको बोलते हैं एर्गोनॉमिकल हजार्ड। और नॉइज हजार्ड यानी कि साउंड के वजह से, अगर हैवी साउंड हो गया, जैसे आप जानते हैं कि हमारा वार्निंग लिमिट कितना है, 85 dBA है, डेंजर लिमिट 90 dBA है। इसके बारे में लास्ट वीडियो में भी हम लोग डिस्कस किए थे। तो नॉइज के वजह से, साउंड के वजह से जो हजार्ड क्रिएट होता है वो सब नॉइज हजार्ड कैटेगरी में आते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एर्गोनॉमिकल हजार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डिजास्टर? एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है डिजास्टर। डिजास्टर हम लोग रेगुलर लाइफ में भी बोलते हैं ना, ये क्या डिजास्टर हो गया। तो डिजास्टर, नॉर्मल जो डिजास्टर वो अलग है, और माइनिंग में जो टर्म है डिजास्टर, ये दोनों में फर्क है, ठीक है। दोनों का सेंस एक ही है, लेकिन एक्चुअल डेफिनेशंस जो है वो अलग है। तो डिजास्टर का मतलब क्या है वही पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, एक्सीडेंट एसोसिएटेड विथ लार्ज अमाउंट ऑफ फायर, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अगर फायर कहीं पे हो जाता है, कहीं पे आग लग जाता है, तो उसको डिजास्टर बोलते हैं। ये ऑप्शन ए बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग बोथ सीरियस bodily इंजुरी एंड फर्टिलिटीज, यानी कि ऐसा कोई भी एक्सीडेंट जिसमें कि सीरियस bodily इंजुरी भी हो, फर्टिलिटीज भी हो। सीरियस bodily इंजुरी का मतलब क्या है, सीरियस bodily इंजुरी का मतलब है ऐसा कोई मतलब इंजुरी जिसके वजह से कि हमारा बॉडी का कोई भी एक पार्ट का परमानेंट लॉस हो जाए। जैसे कोई हाथ कट गया, उंगली कट गया, पैर कट गया, एक आँख खराब हो गया, यानी कि हमारा बॉडी का कोई भी एक अंग का, कोई भी एक पार्ट का परमानेंट लॉस जिस इंजुरी के वजह से होता है उसको बोलते हैं सीरियस bodily इंजुरी, ठीक है। तो ऐसा कोई एक्सीडेंट जिसमें सीरियस bodily इंजुरी का भी सिनेरियो हो और फर्टिलिटीज का भी सिनेरियो, फर्टिलिटी का मतलब डेथ केस, तो दोनों का मिक्सचर ऑफ सिनेरियो जिस एक्सीडेंट में रहता है उसको बोलते हैं डिजास्टर। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऑप्शन बी क्या बोल रहा है वही आपको समझा रहा हूँ।
ऑप्शन ए बोला कि जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ फायर इन्वॉल्व रहता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में फायर अगर लग जाए, कहीं पे आग लग जाए तो उसको डिजास्टर बोलते हैं। ऑप्शन बी बोल रहा है जिसमें सीरियस बॉडीली इंजरी भी हो, फैटेलिटीज भी हो, दोनों का मिक्सचर, जिस मिक्सचर सिनारियो जिस एक्सीडेंट में होता है उसको डिजास्टर बोलते हैं। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग 10 और मोर फर्टेलिटीज, यानी कि ऐसा कोई एक्सीडेंट जिस एक्सीडेंट में 10 या उससे ज़्यादा आदमी का अगर मौत हो जाए तो उसको बोलते हैं डिजास्टर। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, एक्सीडेंट एसोसिएटेड विथ ब्लास्टिंग ऑपरेशन, यानी कि ब्लास्टिंग ऑपरेशन में अगर कोई हादसा हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसको डिजास्टर बोलेंगे। तो ये चार जो ऑप्शन है अलग अलग चीज बता रहे हैं, इसमें से करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन सी में लिखा है, एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग 10 और मोर फर्टाइलिटीज, ऐसा कोई एक्सीडेंट जिसमें 10 या 10 से ज़्यादा आदमी का मौत हो जाता है उसको बोलते हैं डिजास्टर। उसमें ऐसा नहीं कि आग लग गया या फिर इनंडेशन हो गया या फिर सफोकेशन हो गया, उससे कोई मतलब नहीं कि किस वजह से हुआ, लेकिन मिनिमम 10 आदमी का अगर मौत होता है या उससे ज़्यादा आदमी का मौत होता है किसी भी एक्सीडेंट में तो उस एक्सीडेंट को हम लोग डिजास्टर ही बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which among the following is not an advantage of good illumination in open cast mines? ओपन कास्ट माइंस में गुड इल्यूमिनेशन अगर हम रखते हैं, गुड इल्यूमिनेशन मतलब समझ रहे हैं कि हमारा लाइटिंग का स्टैंडर्ड, हम जो लाइट्स लगाते हैं, प्रॉपर लाइट लगाते हैं इल्यूमिनेशन के लिए, तो गुड इल्यूमिनेशन का एडवांटेज इनमें इनमें से कौन सा नहीं है उसको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, कौन सा गुड इल्यूमिनेशन का एडवांटेज नहीं है उसको हमको आइडेंटिफाई करना है इन ऑप्शन में से। तो फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, अटेंटिवनेस इंक्रीजेस। अटेंटिवनेस इंक्रीजेस होता है कि नहीं गुड इल्यूमिनेशन की वजह से। अगर आपका अच्छा, अगर मान लीजिए एक जगह पे हल्का फुल्का लाइट है लेकिन ज़्यादातर अंधेरा है, तो आप अटेंटिव रहेंगे क्या, आप बोले हाँ ठीक है जितना दिख रहा है दिख रहा है, जितना नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर अच्छा लाइट होगा तो आपको सुपरविजन के लिए इजी रहेगा कि नहीं, या फिर कोई ऑपरेशन में अगर आप इन्वॉल्व हैं तो आपका अटेंटिवनेस बढ़ेगा क्योंकि इल्यूमिनेशन प्रॉपर है। इसलिए हम ज़्यादातर देखिए, हम रात के कंपेरिजन में दिन में क्यों ज़्यादा काम कर पाते हैं, क्योंकि प्रॉपर लाइटिंग रहता है, आपका अटेंटिवनेस रहता है। तो ऐसे ही अगर इल्यूमिनेशन अच्छा रहेगा माइंस में तो जो मतलब वर्कर्स काम करते हैं, जो ऑपरेटर्स काम करते हैं, जो लोग सुपरविजन करते हैं, वो लोग को भी अटेंटिव रहने के लिए मदद करता है। नहीं तो चारों तरफ अंधारा हो जाए, अंधेरा रहेगा तो फिर क्या होता है, आलसी टाइप का लगता है कि नहीं, अरे कुछ दिख नहीं रहा है काम बंद कर देते हैं, ऐसा रहता है कि नहीं, क्योंकि एक्सीडेंट होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो अटेंटिव इंक्रीजेस होता है गुड इल्यूमिनेशन की वजह से। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, हायर आउटपुट ड्यू टू बेटर विजिबिलिटी। अगर विजिबिलिटी अच्छा है, अच्छा दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है कि प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगा, आउटपुट तो बढ़ेगा ही। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, रिड्यूस्ड नर्वस स्ट्रेन, यानी कि आपका नर्वस स्ट्रेन कम होता है, ये तो सही बात है। जैसे मान लीजिए आपका, आप अगर अंधेरे में छोटा सा लाइट लेके आपका किताब पढ़ाई करेंगे तो आँख में पेन होता है कि नहीं, दर्द होता है कि नहीं, क्यों होता है, स्ट्रेन के वजह से। लेकिन अगर प्रॉपर इल्यूमिनेशन रहेगा तो ये जो नर्वस का स्ट्रेन है वो रिड्यूस होगा कि नहीं, आपको अच्छा अगर दिख रहा है तो आपका दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आप कम लाइट में कोई किताब पढ़ के देखिए, आप जरूर आंखों में से आंसू आते हैं, पेन, स्ट्रेन के वजह से पेन आता है। तो गुड इल्यूमिनेशन के लिए रिड्यूस्ड नर्वस स्ट्रेन जो बात बोल रहा है ये सही है। ये जो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, ये तीनों एडवांटेजेस है गुड इल्यूमिनेशन का। लेकिन जो ऑप्शन डी जो बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ इल्यूमिनेशन इंक्रीजेस, इल्यूमिनेशन का कॉस्ट, हाँ ये तो जाहिर सी बात है, आप अच्छा क्वालिटी का ज़्यादा लाइट्स लगाएंगे तो आपका कॉस्ट तो बढ़ेगा, लेकिन वो जितना आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे उससे बहुत ज़्यादा आपको रिटर्न में देगा, क्योंकि आपका सेफ्टी स्टैंडर्ड बढ़ेगा, आपका अटेंटिवनेस वर्कर्स का बढ़ेगा, आपका आउटपुट में हायर आउटपुट आपको मिलेगा, आपका वर्कर्स का जो
आय में प्रॉब्लम होने का चांस कम रहेगा, तो फायदा ही फायदा है ना। तो ये जो ऊपर ए बी सी ये तीनों एडवांटेजेस है, ऑप्शन डी एडवांटेजेस नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ इल्यूमिनेशन इंक्रीजेस ये थोड़ी एडवांटेजेस है, ये तो ठीक है, ये फैक्ट है, ये थोड़ी एडवांटेजेस ये थोड़ी है, लेकिन ऊपर जो ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी में दिया है ये तीनों एडवांटेजेस है गुड इल्यूमिनेशन अगर माइंड्स में आप रखते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द रॉक प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए ब्लास्ट होल वेल बियॉन्ड द नॉर्मल एक्सपेक्टेशंस आफ्टर ब्लास्टिंग इज कॉल्ड डैश। यानी कि आप ब्लास्टिंग कर लिए तो आपका एक्सपेक्टेशन कुछ आप किए होंगे कि हाँ यहाँ तक आपका जो रॉक है वो फेंकेगा। आपका कुछ एक्सपेक्टेशन आप जरूर किए होंगे कि नहीं, कि हाँ मैं ब्लास्टिंग कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर एरिया में, तो मेरा ब्लास्टिंग साइड से जो पत्थर इधर उधर जाएगा तो कितना दूर तक जा सकता है, आपका एक फिक्स्ड मतलब एक्सपेक्टेशन रहता है। आपका एक्सपेक्टेशन से अगर ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया आपका ब्लास्ट साइड से जो रॉक इजेक्ट होता है, तो उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है थ्रो, ऑप्शन बी बोल रहा है थ्रो बैक, ऑप्शन सी बोल रहा है स्कैटर, ऑप्शन डी बोल रहा है फ्लाई रॉक। तो इसका सही आंसर क्या है, ये तो बहुत सिंपल है, आप जानते हैं फ्लाई रॉक। ऑप्शन डी में जो है फ्लाई रॉक, जो पत्थर ब्लास्टिंग साइड से आपका एक्सपेक्टेशन एरिया के दायरे से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है, ज़्यादा दूर फेंक के जाके गिरता है, उसको क्या बोलते हैं, फ्लाई रॉक बोलते हैं। थ्रो क्या है, थ्रो तो हमारा नॉर्मल एक्सपेक्टेशन है कि हम एक मान लीजिए ये है आपका माइंस का बेंचेस, ठीक है, आप यहाँ पे ब्लास्टिंग कर रहे हैं, तो आपका एक्सपेक्टेशन क्या है कि ये पत्थर टूट के यहाँ पे एक पाइल बन जाए, यहाँ पे एक मॉक पाइल, ब्लास्टेड रॉक का मॉक पाइल बन जाए। तो ये जो पत्थर यहाँ से इस एरिया से निकल के यहाँ तक पहुँचा, इसको क्या बोलते हैं, थ्रो बोलते हैं, जो कि हमारा एक्सपेक्टेशन है। हम ब्लास्टिंग तो इसीलिए ही कर रहे हैं ना, कि जो सॉलिड जो रॉक मास है वो फ्रेगमेंटेशन में कन्वर्ट होके एक मॉकपाइल में कन्वर्ट हो जाए, ताकि हमको लोडिंग में इजी हो। तो ये तो हमारा एक्सपेक्टेशन है। और ये जो अपना सॉलिड वॉल्यूम से लेके ये जो लूज वॉल्यूम में कन्वर्ट होता है, इसको बोलते हैं थ्रो, जो कि हमारा एक्सपेक्टेशन के दायरे में ही रहता है। थ्रो बैक क्या है, थ्रो बैक है मतलब जहाँ आप ब्लास्टिंग कर रहे हैं, मान लीजिए ये आपका बेंचेस है, आप इतना एरिया में ये किए हैं, ब्लास्ट डिजाइन किए हैं, यहाँ से पत्थर आगे आगे ही हो गया थ्रो। और आपका जो लास्ट लाइन है, आपका जो आखिरी लाइन है, उससे जो पीछे जो पत्थर जाते हैं उसको बोलते हैं थ्रो बैक। बैक का मतलब क्या है, पीछे, तो उसका पीछे जो पत्थर थ्रो होता है उसको बोलते हैं थ्रो बैक। अच्छा, स्कैटर क्या है, स्कैटर मतलब कि जो पत्थर जो ब्लास्टिंग अफेक्टेड एरिया से इधर उधर फेंक के गिरते हैं उसको बोलते हैं स्कैटर। ठीक है, देखिए मॉकपाइल में जो गिर गया वो तो हो गया थ्रो, जो कि हमारा एक्सपेक्टेशन है, हम चाहते हैं कि इसे मॉकपाइल में कन्वर्ट हो जाए। जो लास्ट लाइन से इधर चला गया हो गया थ्रो बैक। और कुछ पत्थर क्या होते हैं, ठीक है, मान लीजिए जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारा ब्लास्टिंग साइट है, ठीक है, यहाँ पे ब्लास्ट हम कर लिए हैं, ये लास्ट लाइन इधर हो गया थ्रो बैक, इधर हो गया थ्रो। यहाँ से कुछ पत्थर थोड़ा बहुत इधर उधर भी गिरता रहता है, इसको बोलते हैं स्कैटर, जो कि ब्लास्ट अफेक्टेड एरिया से इधर उधर उसके चारों तरफ गिरता रहता है, उसको बोलते हैं स्कैटर। लेकिन फ्लाई रॉक क्या है, फ्लाई रॉक है कि हम एक्सपेक्ट किए हैं कि यहाँ तक थ्रो होगा, ये हमारा एक्सपेक्टेशन है। और हम जानते हैं कि जैसे हम डेंजर जो जोन कितना सेट करते हैं, 500 मीटर, हमारा ब्लास्टिंग साइड से 500 मीटर का जो रेडियस का जो सर्कल है उसको डेंजर जोन, कि हमारा एक्सपेक्टेशन इसके इतना अंदर ही रहेगा, यानी कि मैक्सिमम 500 मीटर तक ये कवर करेगा। तो ये थ्रो से आगे है कि नहीं, थ्रो तो मतलब जो ब्लास्ट डिजाइन जहाँ होता है बेंच का आगे ही, जहाँ पे मॉकपाइल बोलता है वो हो गया थ्रो। लेकिन उससे भी आगे जो एक्सपेक्टेशन से बाहर चला जाता है उसको बोलते हैं फ्लाई रॉक। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, फ्लाई रॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
द साउंड लेवल ऑफ नॉर्मल कन्वर्सेशन इज डैश। साउंड लेवल ऑफ नॉर्मल कन्वर्सेशन, हम लोग जो आपस में बात करते हैं, दोस्ती यारी में हो, रिश्तेदार के बीच में हो, फ्रेंड सर्कल के बीच में, जो हम लोग नॉर्मल बातचीत करते हैं, इसका जैसे हम जानते हैं कि 85 dB हो गया हमारा वार्निंग लिमिट, 90 dB हो गया डेंजर लिमिट। डेंजर मतलब इससे आदमी का हियरिंग लॉस हो सकता है। ये सब सेट किए हैं कि नहीं? 85 dB हो गया वार्निंग लिमिट, 90 dB हो गया डेंजर लिमिट। तो ये बोल रहा है कि जब नॉर्मल कन्वर्सेशन हम करते हैं, नॉर्मल बातचीत करते हैं, और कैसे हो, क्या आज खाना खाया कि नहीं, ऐसे जो नॉर्मल हम लोग बातचीत करते हैं, इसका रेंज कितना रहता है? 10 to 30 dB, 40 to 60 dB, 5 to 20 dB, 30 to 40 dB। तो दोस्तों ये तो एक रेंज में रहता है, क्योंकि हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते हाँ 30 रहता है या 40 रहता है या 50 रहता है। ये एक रेंज में रहता है, क्योंकि वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। मैं अगर मेरा बोलने का तरीका जैसा होगा और एक आदमी का उसका बोलने का तरीका अलग होगा, कोई थोड़ा ऊंचा बोलता है, कोई थोड़ा नीचा बोलता है, इसलिए इसका रेंज है, और इसका करेक्ट रेंज है 40 to 60 dB। तो नॉर्मल आदमी के बीच में जो कन्वर्सेशन होता है, जो बातचीत होता है, उसका रेंज है 40 to 60 dB, जो कि ऑप्शन बी में है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 40 to 60 dB। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैच द कॉलम विथ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग स्टेबिलिटी ऑफ स्पॉइल डंप। हम लोग जो स्पॉइल डंप का बात कर रहे हैं, स्पॉइल डंप मतलब वेस्ट डंप जो है, ठीक है, जो हम डंपिंग करते हैं, वेस्ट डंप करते हैं, स्पॉइल डंप करते हैं, उसको कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है, यानी कि कौन सा फैक्टर से स्पॉइल डंप अफेक्ट होता है, उसी को लेके दो कलम है, PQRS और 1 2 3 4। इनको हमको मैच करना है। PQRS में क्या क्या है? स्लोप ऑफ द डंप, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ड्रेनेज सिस्टम, ब्लास्टिंग इफेक्ट। और अब कॉलम बी में क्या क्या है? डायनामिक फोर्सेस, स्पॉइल डंप जियोमेट्री, प्रेजेंस ऑफ वाटर, स्पॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इनको मैच करना है, और इनको मैच करने के लिए 4 ऑप्शन दिया है, हमको करेक्ट ऑप्शन को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो दोस्तों जैसे आप अगर मेरे वीडियो रेगुलर देख रहे हैं, तो मैं काफ़ी बार ये बोल चुका हूँ कि दूसरा वीडियो में भी, जब भी ऐसे मैच द कॉलम टाइप का क्वेश्चन आता है, तो इसका ट्रिक, इसको तो आप, हाँ, अगर आपका तैयारी बहुत अच्छा हो रहा है तो आपको, ठीक है, पूरा देखेंगे कि पूरा कॉलम ए का और कॉलम बी का कौन सा पॉइंट मैच हो रहा है, पहले मैच कर लीजिए रॉप में, फिर उसी को जोड़ लीजिए कि कौन सा सही आंसर है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मेरा तैयारी से ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है कि मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है, तो अगर चारों में से कोई एक दो भी आपको मालूम है ना, तो तब भी काम बन जाएगा। कैसे बनेगा? मतलब बनने का चांस है, ऐसा नहीं कि बन जाएगा, नहीं बोल सकते, बनने का चांस है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए ये जो पर्टिकुलर, इसका आंसर तो हम बता ही देंगे, लेकिन मान लीजिए आपको ये एक नया क्वेश्चन लग रहा है कि ठीक है, इसके इस टाइप का मैं तैयारी नहीं किया हूँ, इसके बारे में मेरे को आइडिया नहीं है, ठीक है। लेकिन देखिए, आपको अगर थोड़ा भी लग रहा है, देखिए ड्रेनेज सिस्टम तो ये आप जानते हैं कि पानी से रिलेटेड है, प्रेजेंस ऑफ वाटर, मान लीजिए ऐसे आपको लग रहा है, R3 ऐसे लग रहा है, ठीक है। तो देख लीजिए इन ऑप्शन में से R3 कौन सा ऑप्शन में है? ABCD में से ये ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में R3 है, ठीक है। आपको आपको मालूम नहीं कि R3 होगा कि नहीं, यही ड्रेनेज सिस्टम, प्रेजेंस ऑफ वाटर ही होगा नहीं होगा, मालूम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपका आइडिया, जैसे ड्रेनेज पानी रिलेटेड है, ऐसे भी लगा, तो R3 आपको लगा, तो उसके रिलेटेड एक ऑप्शन आपको मिल गया, ठीक है। बाकी देखते हैं, जैसे डायनामिक फोर्सेस, स्पॉइल डॉम्प ज्योमेट्री, स्पॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स, मान लीजिए इसको भी आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, स्लोप ऑफ द डॉम, ब्लास्टिंग इफेक्ट, ये तीन आपको थोड़ा देख लिया। अब देखते हैं, अब देखिए, आप जानते हैं कि क्या जैसे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, किसी चीज का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ
उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि नहीं, कि जैसे बोलते हैं ये मेटल का कंपैरेटिव स्ट्रेंथ कितना है, तो उसका वो प्रॉपर्टीज है कि नहीं, कैरेक्टरिस्टिक है कि नहीं। तो आपको थोड़ा तो इतना तो आप जानते ही हैं कि किसी का कलर क्या है, स्ट्रीक कितना क्या है, उसका हार्डनेस क्या है, उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना है, ये सब उसका प्रॉपर्टी है। कोई भी मेटल का प्रॉपर्टी है या कैरेक्टरिस्टिक है, प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक एक ही टाइप का चीज़ है। तो मान लीजिए वैसे भी आप अंदाज लगा लिए Q4, यानी कि आपको लग रहा है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो कैरेक्टरिस्टिक टाइप का चीज़ है, Q4 हो सकता है। तो अब देखिए जिसमें आप R3 जहाँ पे मिला था वहाँ पे Q4 है कि नहीं, यानी कि Q4 भी आपको मिल गया। यानी कि R3 आप जो ढूंढ रहे थे उसी ऑप्शन में ही है, Q4 उसी ऑप्शन में ही है। यानी कि आपको 50-50 अभी हो गया, 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन आपका अंदाज के हिसाब से लग गया। अभी देखते हैं इसी में क्या है, P2 यानी कि स्लोप ऑफ डंप। डंप का जो स्लोप है, मान लीजिए ये डंप है, उसका जो स्लोप है, ये जो एंगल है इसको स्लोप बोलते हैं। ये स्लोप, ये क्या बोला है, P2 स्पॉइल डंप जियोमेट्री। ज्योमेट्री, आप जैसे ज्योमेट्री आप नॉर्मली भी, ज्योमेट्री का मतलब क्या है, उसका एंगल कितना है, लेंथ कितना, हाइट कितना है, विड्थ कितना है, ये सब ज्योमेट्री में आता है। तो डॉम का स्लोप ज्योमेट्री में आएगा कि नहीं, P2 आएगा, तो P2 भी सही है। जब ये तीनों सही है तो S1 तो होना ही होना है। तो ब्लास्टिंग इफेक्ट में डायनामिक फोर्सेस, तो ये होना ही होना है। यानी कि आपका 3 चीज मिल गया। अब S1 तो होना ही होना है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी ही होगा। बाकी चीज को अगर आपको नहीं भी मालूम था लेकिन सब मिल गया कि नहीं, तो ऐसे करके आपको इसको सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि जैसे ये कॉलम मैच द कॉलम वाला ना, मतलब बहुत अच्छा MCQ, अगर इस टाइप का 8-10 आ जाए तो आपका बल्ले बल्ले। क्योंकि इसमें क्या है, अगर आपका तैयारी अच्छा है तो वो तो बहुत मतलब अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन अगर नहीं भी आता है तो थोड़ा जनरल नॉलेज लगा के भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसे जिसका एग्जांपल मैं अभी अभी आपको बताया। तो इसी टाइप का आपको मैच द कॉलम को करना है। लोग क्या करते हैं जनरली, ठीक है ये पढ़ लिए, यहाँ पे देखते हैं P1 Q3 R2 S4, P2 Q4 R1 S1, चारों ऑप्शन कब पढ़ते हैं, पढ़ के सब इतना चीज जब पढ़ेंगे P1 P2 P3, इतना पढ़ने के बाद तो ऑटोमेटिक ध्यान तो होगा ही होगा दिमाग, तो वहीं पे ही गड़बड़ा जाता है सब चीज, और जानते हुए भी फिर गलत कर लेते हैं। तो उसका ट्रिक ही ऐसा है, कोई भी मैथ द कॉलम क्वेश्चन का सॉल्व करने का ट्रिक ही वही है कि अगर आप जानते भी हैं तो पहले, जैसे मानते आपको पता है कि Q4 होगा, तो पहले एक रफ में Q4 लिख लीजिए। फिर मान लीजिए आपको पता है कि S1 होगा, तो S1 लिख दीजिए। तो ऐसे लिख के लास्ट में देखिए आपको चारों ABCD चारों ऑप्शन देखना ही नहीं है। आपको देखना है कि मेरा जो करेक्ट आंसर मैं आइडेंटिफाई कर चुका है ये कौन सा ऑप्शन में है, उसी को ढूंढना है। Q4 एक पता चला तो Q4 जिस ऑप्शन में नहीं है उस ऑप्शन को हमको देखना ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे करके ही आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। As for MMR 1961, if DGMS officials fail to inspect the place of accident within dash hours, work may be resumed at the place of accident। ये बोल रहा है कि MMR 1961 में जो प्रोविजन है, अगर माइंस में एक्सीडेंट हुआ है, आप इंटीमेट किए हैं DGMS को, DGMS ऑफिशियल कितने घंटे के अंदर अगर नहीं पहुंच पाते हैं तो वहाँ पे काम रिज्यूम किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हम DGMS को, एक्सीडेंट हुआ है DGMS को इन्फॉर्म किए हैं, तो नेक्स्ट DGMS या फिर कोई स्पेशल ऑफिसर DGMS का ऑथराइजेशन लेके माइंस को इंस्पेक्शन करने के लिए आते हैं कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कि मतलब क्या लाकुना था, ये सब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। लेकिन अगर कितना घंटा और उस एक्सीडेंट प्लेस को हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते, ठीक है, इसलिए उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाता है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि 4 दिन 5 दिन 6 दिन हो गया DGMS नहीं आ रहा है और हम उस एरिया में काम बंद करके रखवें, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो कितना घंटा के अंदर अगर DGMS नहीं आते इंस्पेक्ट करने के लिए, कोई भी ऑफिशियल DGMS का, तो हम काम को रिज्यूम कर सकते हैं, यही पूछ रहा है क्वेश्चन। ऑप्शन क्या क्या है, 48 आवर्स, 24 आवर्स, 72 आवर्स, 96 आवर्स। तो इसका सही आंसर क्या है, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, 72 आवर्स।
72 आवर्स यानी कि 3 डेज, क्योंकि 1 डे 24 आवर्स का रहता है ना, 24 इंटू 3 72 आवर्स। तो 72 आवर्स अगर के अंदर डीजीएमएस ऑफिशियल नहीं आते हैं तो काम को हम रिज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, जो डायरेक्ट क्वेश्चन है मैं उसको ज़्यादा एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेचुरल occurring native plants of a particular region, period or environment is called dash. The natural occurring native plants of a particular region, period and or environment is called dash. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कोई भी एक पर्टिकुलर रीजन का, कोई एक पर्टिकुलर एरिया का या कोई एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट का जो नेचुरल ऑकरिंग जो नेटिव प्लांट्स है, मतलब वो जैसे बोलते हैं ना, कुछ कुछ प्लांट्स, कुछ कुछ पेड़ रहता है जो कि उसी एरिया में ज़्यादातर देखने को मिलता है, वो उसका नेटिव सॉइल का क्वालिटी ही ऐसा है कि वो उसके लिए बेस्ट सुइटेबल है। तो इस टाइप का जो नेटिव प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए फ्लोरा, फोना, हैबिटेट, नॉन ऑफ दीज। ये तो बहुत सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये तो डेफिनेशन कॉमन जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है क्या है? फ्लोरा। जो मतलब एक पर्टिकुलर जो एरिया का, एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में जो नेटिव प्लांट्स रहते हैं उसको बोलते हैं फ्लोरा। और फोना क्या है? उसका जस्ट ऑपोजिट, यानी कि एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट का, एक पर्टिकुलर एरिया का, एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर जो नेटिव क्या रहते हैं, मतलब जो पशु पक्षियाँ जो रहते हैं, एनिमल्स वगैरह रहते हैं, उसको बोलते हैं फोना। यानी कि फ्लोरा है वेजिटेबल किंगडम और फोना है एनिमल किंगडम। जैसे एक पर्टिकुलर रीजन में मतलब जैसे एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्नेक देखने को मिलता है या टाइगर देखने को मिलता है, तो ये सब है फोना। और फ्लोरा मतलब प्लांट्स रिगार्डिंग, मतलब पेड़ वगैरह का, जो स्पेसिफिक प्लांट्स जिस एरिया में मिलता है, जो नेटिव प्लांट्स है वो उसी एरिया में ज़्यादातर देखने को मिलता है, तो सब फ्लोरा। फ्लोरा मतलब पेड़ रिलेटेड जो चीज़ें हैं, फोना मतलब जो एनिमल रिलेटेड चीज़ें हैं। और हैबिटेट, हैबिटेट मतलब दोनों है, फ्लोरा भी एक हैबिटेट है, फोना भी एक हैबिटेट है। लेकिन स्पेसिफिक प्लांट अगर कोई बोल रहा है, पेड़ के बारे में बोल रहा है तो फ्लोरा है, एनिमल के बारे में अगर बोल रहा है तो फोना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्लोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू फास्टेस्ट स्टेशन शुड बी डैश। ओहो, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन माइन रूल का है। माइन रूल में फास्टेस्ट स्टेशन ये सब बारे में लिखा गया है कि नहीं? फास्टेड रूम, कैंटीन, लैट्रिन, यूरिनल। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। फास्टेड स्टेशन दो दो मतलब फास्टेड स्टेशन के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए 30 मीटर, 300 मीटर, 500 मीटर, 100 मीटर। तो इसका सही आंसर कितना है? दो फास्टेड स्टेशन के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए? ये डायरेक्ट क्वेश्चन है माइन रूल का, 300 मीटर। यानी कि अगर यहाँ पे एक फास्टेड स्टेशन है तो इसका 300 मीटर के अंदर हमको फास्टेड स्टेशन बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फास्टेड स्टेशन उसी इतना एरिया को कवर कर लेगा। बाकी अगर हमको दोबारा मतलब दूसरा बनाना है तो 300 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस में हमको बनाना चाहिए, क्योंकि 300 मीटर सफिशियंट है एक फास्टेड स्टेशन को कवर करने के लिए। ठीक है, 300 मीटर के अंदर जितना भी किसी को मतलब वर्कर एम्प्लॉई जो काम कर रहे होंगे, कोई अगर फास्टेड इंजरी हो जाता है तो फास्टेड ट्रीटमेंट के लिए वो सफिशियंट है। हमको दोबारा दूसरा एक फास्टेड स्टेशन बनाने का ज़रूरत नहीं है। तो मिनिमम डिस्टेंस 300 मीटर जो स्टैट्यूटरी प्रोविजन माइन रूल में लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, ये आखिरी क्वेश्चन था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर इसी टाइप का वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और अपना फ्रेंड सर्कल को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।